नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है और अमेरिका में भारत को लेकर जो कुछ चल रहा है, उसको देखने, परखने, समझने की। खास तौर पर इस रोशनी में कि जहाँ पर अ, ये जो ट्रम्प का जो दूसरा दौर है, उसके बाद से जो उनका भारत को लेकर जो रवैया रहा है, वो खासा तकलीफदेह या पेचीदा रहा है, कम से कम भारत के सियासी सरकारी नेतृत्व के लिए और उनके जो समर्थक रहे हैं अमेरिका में भी और भारत में भी। मसलन हमने देखा जब ट्रम्प पहली बार राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ऑफबीट तरीके से वो गए थे और उन्होंने उनका चुनाव प्रचार किया था, अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा लगाया था। और तब हमने देखा था कि भारत में कई सारे लोग जो हैं लगभग उनको पूजनीय बना रहे हैं, उनके पोस्टर लगा के उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको लड्डू खिला रहे हैं। और आज नागपुर में हमने देखा कि उनका पुतला घुमाया जा रहा है और उसको उनको बेइज्जत किया जा रहा है। तो भारत में एक ये चल रहा है और दूसरी तरफ हमने देखा कि पहलगाम जब हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रम्प ने कम से कम 30 बार ये बार-बार ये बात कही और उनकी शायद उनका एक अरमान ख्वाहिश है कि उनको नोबेल प्राइज चाहिए। तो उसमें वो भारत-पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने में जो उनकी खुद की भूमिका थी, जिसके लिए भारत जो है हर बार जो है खुद को ठीक से उसका ना तो खंडन कर पाया, ना साफ-साफ कुछ कह पाया। इसके अलावा टैरिफ की बात हुई तो जहाँ पे फिर एक नए सिरे से भारत में उसको लेकर बात हो रही है और एक कन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स रहा है कि हम वापस चीन के साथ ये जवाबी कार्रवाई जो ट्रम्प कर रहे हैं उसमें चीन के साथ जवाबी कार्रवाई ये है कि जो गलवान के समय जो हमारी जो कट्टी हुई थी उसके बाद हमने टिकटॉक रोक दिया था भारत में। कल जो है टिकटॉक भारत में चालू कर दिया गया। तो अब एक बहुत सारी चीजें हो रही है और इन चीजों को एक पर्सपेक्टिव में देख पाना, समझ पाना जरूरी है। और हमारे साथ प्रोफेसर नंदिनी देव और लता वरदराजन हैं। नंदिनी जी जो हैं वो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं और ले यूनिवर्सिटी में पेंसिल्वेनिया में पढ़ाती हैं। लता वरदराजन हैं जो सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में इंटरनेशनल सिक्योरिटी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पढ़ाती हैं। मेरे साथ सलीम रिजवी हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं और वो मेरे पुराने पत्रकार साथी हैं। तो आप तीनों का स्वागत है। ये और हिंदी में हम लोग बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में या उसको समझने के बारे में बात नहीं करते, तो एक ये भी इसलिए सोचा हरकारा में कि इसके बारे में हम बात करें। पर पहली बात जो मैं कहना चाहता था कि एक हिंदी का एक बड़ा अखबार है पंजाब केसरी, और जब सलीम और मैं काम करते थे तो वहां पे एक साहब का कॉलम आता था जो रोज लिखते थे। तब ये इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो उनका एक कॉलम था कोलंबस के भारत में। तो वो अमेरिका को कोलंबस का भारत कहते थे। तो और वो रोज आता था कि अमेरिका में ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर का। तो कोलंबस के भारत के लोगों का इस हरकारा के शो में स्वागत है। और बहुत शुक्रिया नीश। पहले हम लोग नंदिनी जी से पूछते हैं कि इसको हम कैसे पैराफ्रेज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बहुत सारे स्तर पे लगातार चल रही है। जो ट्रेड पे हो रहा है, डिप्लोमेसी में हो रहा है, स्ट्रेटेजी पे हो रहा है, और ये जो बहुत व्यक्तिगत दोस्ती थी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की, जिसमें हम देख सकते थे कि वो नरेंद्र मोदी जो है वो पता नहीं कितनी बार उनसे गले मिले। हालांकि सबको पता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप बीफ खाते हैं उसके बाद भी। तो मेरे ख्याल से जो दोस्ती है, दोस्ती ज्यादा बड़ी चीज है उनके लिए उस बाकी मूल्यों की तुलना में। तो नंदिनी, पहले अगर आप बताएं कि इसको आप कैसे देख रही हैं, अमेरिका में लोग कैसे देख रहे हैं उसको, और खासतौर पर जो लोग भारत और दक्षिण एशिया को देखते हैं, वो लोग कैसे इसको देखते हैं? मेरे ख्याल से जैसे आप बोल चुके हैं, ट्रंप के पहले टर्म और दूसरे टर्म में बहुत फ़र्क है। तो पहले टर्म में जो दोस्ती नज़र आ रही थी, जो ऐसे लग रहा था कि अमेरिका के जो राष्ट्रवादी लोग हैं और हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवादी हैं, वो इकट्ठा मिलके अपना एक अलायंस बना सकते हैं।
वो दिन मेरे ख़्याल से निकल गए हैं। ये दूसरे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। एक तो आपने पहलगाम के बारे में बात की है, तो उसमें गड़बड़ हो गया। उससे पहले भी जो इस बार हम देख रहे हैं ट्रम्प से एंटी इमिग्रेंट रेटरिक, वो बार-बार बोलते जा रहे हैं कि बाहर से लोग जो आ रहे हैं अमेरिका में, वो हमला कर रहे हैं इस देश पे। वो बिल्कुल उनका उन उनको बिल्कुल स्वागत नहीं होना चाहिए, उनको निकल जाना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से उस भाषा से पहले ही जो प्रवासी लोग हैं, वो पहले से थोड़ा डर गए थे। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा? उन्होंने जो अभी बर्थराइट सिटिज़नशिप को एलिमिनेट करने की कोशिश की है, उससे काफ़ी लोग घबरा गए हैं जो भारत से आए हैं। तो वो सब पहले से था, फिर पहलगाम हुआ, अब ये टैरिफ्स पे जो झगड़ा चालू है, इस सब से मेरे ख़्याल से जो भी लोग हैं, जहाँ तक उनको लगा था कि ट्रम्प के साथ दोस्ती है, ट्रम्प और मोदी की दोस्ती है, वो सब अब मेरे ख़्याल से हमें फिर से सोचना पड़ेगा। शायद जो दोस्ती सब लोगों ने देखी थी, वो असली दोस्ती नहीं थी। और ये हमने वैसे ट्रम्प के साथ बार-बार देखा है कि वो किसी के दोस्त नहीं हैं, वो अपना ही सोचते हैं और जो उनके लिए बेहतर है, वो आगे लगाते हैं। तो जब वो पहले आए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, वो अपने दोस्त इलॉन मस्क को साथ लाए थे और अब इलॉन मस्क के बारे में बिल्कुल एक भी हेडलाइन नहीं आती है, उनसे कुछ नहीं सुनाई देता। तो जब वो अपने सबसे जिगरी दोस्त के साथ ऐसे कर सकते हैं, तो इंडिया क्या है उनके सामने? मोदी जी क्या नहीं, है? कल तो वहाँ पे जो उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे जॉन बोल्टन, उनके यहाँ एफबीआई भेज दी गई। हाँ। तो मतलब ये अगर हिंदी में समझाएं हिंदी वालों को, तो ये ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के घर जो है छापा डलवा दें। तो हुँ। ये उतनी गंभीर बात है दरअसल कि जो और वो क्योंकि शायद उन्हें मोहभंग हो गया था डोनाल्ड ट्रंप से, तो शायद वो उनको हुँ, नागवार गुजरा। तो ये एक वजह रही। जरूर जी, आप अपनी हुँ। बात जारी रखें। हाँ, तो नहीं पहले उन्होंने उनसे सिक्योरिटी निकाल दी थी। तो जिन लोगों के पास सबको पता था कि ईरान और देशों के मिलिटरीज़ उनको टारगेट करने वाले हैं, उसके बावजूद उनका सिक्योरिटी ले लिया और अब जैसे आपने बताया उन्हीं के घर में रेड अब कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से हम जिन लोगों को ये ट्रम्प के ट्रम्प का जो जादू है पहले से अगर नहीं था, वो हम सब तो देख ही रहे थे कि इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये धोखेमन हैं, ये अपना ही सोचते हैं। पर जिन लोगों को पहले थोड़ा लगा था कि ये हम हिंदुस्तान के दोस्त होंगे, इकट्ठा पाकिस्तान से दुश्मनी करेंगे या जो भी कुछ उन्होंने सोचा था, अब वो लोग भी दोबारा सोच रहे हैं। लता, आप कैसे इसको देखेंगे कि ये जो इस समय जो चल रहा है, और खास तौर पे जब हम भारत पाकिस्तान के साथ देखते हैं, चीन के साथ भी देखते हैं कि कैसे रूस के साथ, क्योंकि भारत का तो जो टैरिफ है वो तो रूस के नाम पे लगाया गया कि तुम लोग इनसे तेल खरीद के वापस बेच रहे थे, तो इसलिए हुआ। फिर चीन के साथ उन्होंने कंसेशन दे दिए जिससे उनको समस्या थी। एक समय भारत जो है वो चीन के बरक्स एक बफर की तरह या एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह वो अमेरिका उसको देख रहा था। पाकिस्तान से हम डीहाइफनेट हो चुके थे इस पहलगाम से पहले तक। तो क्या भारत अब जो है खासी पेचीदा और मुश्किल जगह पर आ चुका है इस सब के बाद? जैसे आपने कहा निधीश और जैसे नंदिनी जी कह रही थी कि ये जो सिचुएशन है एक बड़ा अजीब सिचुएशन है। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे तनाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तो हमेशा होते रहते हैं ना कि कोई एक देश का किसी एक और देश से कभी जंग होता है तो कभी डिप्लोमेटिक पता नहीं कैसे कर्फल जैसे कहते हैं होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सपोर्टर्स ने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया था कि ट्रम्प के पहले दौरे के टाइम कि
इंडिया और जैसे आपने कहा कोलंबस के भारत के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप है, और ना सिर्फ इन दोनों देशों के बीच ये स्पेशल रिलेशनशिप है, इन दोनों नेताओं के बीच एक स्पेशल रिलेशनशिप है कि एक तरह है प्रधानमंत्री मोदी और एक दूसरे तरह है प्रेसिडेंट ट्रंप। जैसे आपने कहा था कि पहले दौर पे उन्होंने यहाँ एक हाउडी मोदी रैली ऑर्गेनाइज की थी ह्यूस्टन में, वहां नमस्ते ट्रंप रैली ऑर्गेनाइज की थी, और सब ये कह रहे थे कि ये दोनों इनके बीच एक स्पेशल बॉन्ड है। ये ना केवल न सिर्फ दोस्त हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। तो इन दोनों के नेतृत्व में हम दोनों देशों का ये जो स्पेशल बॉन्ड है हमेशा खिलता रहेगा। ये तो साफ दिख रहा है कि ये सब बिल्कुल झूठ था, काफी हॉलो था। इसी बीच में आपको याद है दूसरे दौर पे भी टैरिफ अनाउंस करने के बाद ही जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ वॉशिंगटन डीसी में आए थे, वो क्या कह रहे थे कि आपने ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेरा नारा है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मागा और मीगा के बीच होगा एक मेगा पार्टनरशिप। जैसे नंदिनी जी कह रहे थे कि ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं दोनों देशों में, समझ रहे थे कि उनका अलायंस होगा, पर ऐसे नेशनलिस्ट ग्रुप्स के बीच एक इंटरनेशनल अलायंस होना तो नामुमकिन है। कभी ना तो कभी इसका जो लॉजिक है ये तो बिल्कुल हॉलो है, ये तो विजिबल होना ही था। और अब तो ये साफ तरह से जाहिर है कि इंडिया और यूएस के बीच कोई स्पेशल रिलेशनशिप था नहीं, ना है, ना होगा। अब इसका रिस्पॉन्स क्या है इंडिया में? आप देख रहे हो, जैसे आपने कहा कि अब तो लड्डू के बगैर ट्रंप की पुतली को जला दिया जा रहा है तो ठीक है, एक तौर ये है। अब आप प्रधानमंत्री मोदी जो है उनका नया नारा है राष्ट्र प्रथम, जैसे कहते कि नेशन फर्स्ट। सो उसका मतलब क्या है ये तो अब साफ नहीं है। वो तो स्वदेशी की भाषा को वो यूज कर रहे हैं, पर बिल्कुल अजीब ढंग से। अब नया अलायंस बना रहे हैं चीन के साथ, जो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। और ये रशियन ऑयल की बात जो है काफी प्रॉब्लमैटिक है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने ये तो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास के साथ भी उनका जो अलायंस है, जैसे मुकेश अंबानी वगैरह, गौतम अडानी, उन लोगों की रिफाइनरीज जिन्होंने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया रशिया से इतने कम दाम पे, वो इतनी जल्दी से छोड़ नहीं पाएंगे उसे। टेक्निकली वो भी है, पर दूसरी बात ये कि यूक्रेन में जो जंग छिड़ी रूस ने, और उसमें दरअसल भारत उसका फंडर है, मतलब एक तरह से हमने फैसिलिटेट किया है उसको। बिल्कुल, रूस का जो हमला और जो चढ़ाई उसके ऊपर हुई है। बिल्कुल, बट चीन ने भी फैसिलिटेट की है ना। आई मीन क्रूड ऑयल जो है, इंडिया तो सेकंड बिग परचेसर है, चीन तो इंडिया से भी ज्यादा खरीदता है रशिया से। और ये जो फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं हम, इंडिया ने खरीदना शुरू किया क्योंकि यूएस और दूसरे देशों ने कहा कि आप खरीदिए ये सारे जो क्रूड ऑयल जो है, ये प्रोडक्ट यूएस जो है काफी इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो ये तो इसी तरह से आप देखते हैं ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज जो है इतने क्लियर नहीं है कि सिर्फ इंडिया कंप्लिसिट है। पर मोदी के लिए तो और बीजेपी के लिए ये बिल्कुल एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बैकस्टेप है, क्योंकि उन्होंने इतना कहा कि हम तो इतने स्पेशल हैं, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ ये ट्रंप की सरकार कुछ नहीं करना चाहेगी। कर पाएगी वो दूसरी बात है, पर करना नहीं चाहेगी। पर आपने देखा पाकिस्तान के उस जंग में जब ट्रंप कह रहे थे कि मेरी वजह से ये सीज फायर हुआ, और इंडियन डिप्लोमेट्स ने बड़ी बेवकूफी से कहा नहीं इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो उन्हें फ्लैटर करने की बजाय उनसे कहा कि नहीं, ये तो आपने तो कुछ नहीं किया, ये तो इंडियन और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के बीच की बात थी। तो अभी ये जो है ये स्पेशल रिलेशन की वजह से बीजेपी जो है एक काफी डिफिकल्ट पोजीशन में है। नहीं, जैसे कि अब उन्होंने कहा कि वो ये टैरिफ की जो शर्तें हैं इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि देश के किसानों के उस पे मैं समझौता नहीं करूंगा। हालांकि उनकी सरमाएदारी में 600 किसान इस देश में सड़क पे बैठे हुए मारे गए, और जब सतपाल मलिक ने उनसे पूछा तो उसने कहा कि क्या वो मेरे लिए मरे? तो जब मतलब ये भी सुविधा के हिसाब से हमारे सिद्धांत को बनाना, और वो लोग शायद देख पाते हैं अब, क्योंकि उनको भी 11 साल हो गए, तो हम थोड़े समय से देख रहे हैं। शुरू में
लोग यकीन करते हैं कि हाँ ये सबका साथ सबका विकास या बाकी जो नारे उनके उस तरह से थे, अमृतकाल, ये सब। पर अब हम देख रहे हैं कि ये जो साल है जो जो आ रहा है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी, हमारी रणनीति के लिए, हमारी सामरिक मजबूती के लिए, अ, हर तरह से देखेंगे तो एक तरह का एक हम मुश्किल में पड़ रहे हैं। पर मैं एक और सवाल जो मुझे समझना था, सलीम की तरफ मैं आता हूँ। ये जो लोग थे जो अब की बार ट्रम्प सरकार में तालियां बजा रहे थे अमेरिका में, जो लोग बहुत खुश थे कि ये दोनों जो नेता हैं इनमें बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री है और ये सबके लिए विन विन है। हालांकि मुझे पता है कि अमेरिका में सब जितने भारतीय मूल के प्रवासी हैं या जो काम करते हैं वो सब इसमें नहीं थे, पर एक बड़ा वर्ग था जो कि उसको लेकर खासे यूफोरिया में था। तो वो वर्ग, वो लोग न्यूयॉर्क में बुलडोजर लेके चल रहे थे, जिसमें हमारे मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो एक अवैध नीति है जो अदालत के खिलाफ गई, और उसको वो बुलडोजर लेकर वो बताना चाह रहे थे कि कैसे एक हिंदू सुप्रीमेसी का जो उनका उनके हिसाब से जो ये होता है कि, तो वो बताने के लिए कि हाँ हम लोग भी कुछ हैं और हमारा जो सिंबल है, मोटिव है, वो बुलडोजर है। तो वो हिंदू जो तालियां बजा रहे, जिनके लिए कहा गया कि अब की बार ट्रम्प सरकार, और डोनाल्ड ट्रम्प ने भी एक खराब वाक्य कहा कि आई लव हिंदू, ऐसा कुछ, जो कि वो अंग्रेजी भी खराब थी, वो साफ साफ कह भी नहीं पा रहे थे, बट उन्होंने कहा ऐसा, जो कि उनके साथ अक्सर होता रहता है कि वो चीजों को अजीब तरीके से कहते हैं। तो ये जो उनकी छाती पे सांप लौट रहे हैं, या वो लोग अभी चुप है, या वो कुछ इस बात को लेकर परेशान है, या वो कुछ इसमें कुछ इसको लेकर किसी हरकत में है? क्योंकि उसी के साथ साथ हम फिर आगे भी बात करेंगे कि एक अजीब सा किरदार जो न्यूयॉर्क में आया है, वो जोरान ममदानी है, जो कि एक, वो भी गुजरात में होता तो वो शायद सरपंच भी ना बन पाता, जहाँ के मूल से वो आते हैं, क्योंकि वहां पे लगभग उनकी नुमाइंदगी सियासत में खत्म हो गई है मुस्लिमों की। पर अब वो न्यूयॉर्क के मेयर बनने में खासे आगे हैं, और मैं उनका कैंपेन लगातार फॉलो करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि कैसे मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि कैसे जो डेमोक्रेसी का जो दो तरह के डैशबोर्ड है, एक है जहाँ पे सॉरी, एक है जहाँ पे टोटलिटेरियन टेंडेंसी वाला डैशबोर्ड है, जिसमें हम देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोगों को, और ये हर देश में लगभग होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और एक तरफ है जहाँ पे जो लोग डेमोक्रेसी के डैशबोर्ड को लाने की कोशिश करते हैं, बचाने की, उसको आगे बढ़ाने की, तो वो एक मामला है। पर पहले ये जो हिंदू जो लोग हैं, जो मोदी के जो मुरीद हैं और वो ट्रंप को जो वोट दे रहे थे, वो किस तरह से अपनी इस मुश्किल से कैसे गुजर रहे हैं? सही कहा, मुश्किल से गुजर रहे हैं नीतीश। हालत ये है कि यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करें। कुछ अरसा पहले, अभी जनवरी में ये इन्होंने चार्ज संभाला है ट्रम्प साहब ने, और तब तक भी बड़ा यूफोरिया था कि साहब बस अब तो अपना बंदा व्हाइट हाउस में। लेकिन ऐसा उनको झटका लगा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। आप ये समझें कि ये वो लोग हैं जो कि 10 साल, 20 साल, 30, 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं, जमे जमाए लोग हैं, और पूरी इन्होंने अपनी हिमायत झोंक दी थी ट्रम्प साहब के लिए। और क्या हुआ साहब, अब कि वो सारी चीजों के बिल्कुल खिलाफ निकले, जो जिसको सोचा था इन्होंने कि ये सपोर्ट करेंगे। तो उसमें ये देखने में आ रहा है कि वो अब कह रहे हैं, लोगों से मेरी बात हुई, इनमें से बहुत से एक साहब तो वो हैं कि जिन्होंने मोदी जी का यहाँ पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में पूरा शो ऑर्गेनाइज करवाया था। तो वो डॉक्टर साहब शिकागो के, तो उनसे भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाई हर चीज करके देख लिया हमने। रिपब्लिकन्स जो हैं, सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन से बात की, लेकिन वो लोग कहते हैं कि भाई कुछ कर नहीं सकते। उनका कहना था कि रिपब्लिकन्स खुद डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या कर दें ये, ट्रम्प साहब के खिलाफ अगर बोलें तो हमको क्या झेलना पड़े। तो ये हालत है, और वो कह रहे हैं कि अब लगता यही है कि हमें 4 साल सर झुका के ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा, भाई ये आंधी गुजर जाए तभी कुछ होगा। तो आप समझ लें कि ये वो शख्स हैं कि जो जाहिर है कि मोदी के बहुत नजदीक, ये जो डॉक्टर साहब हैं शिकागो के, और कहते हैं, उन्होंने बताया कि भाई सीज फायर का जिक्र किया। अभी जैसे जिक्र हो रहा था तो सीज फायर का कहने लगे कि भाई वो ट्रम्प इस बात पे बहुत नाराज हो गए, बताइए कि अब वो चाहते हैं कि क्रेडिट मिल जाए उनको और वो नोबेल पीस प्राइज जीत जाएं।
तो ये तो हो नहीं सकता। उन्होंने पूरा नरेट किया। मैंने कहा फिर हुआ क्या था? तो कहने लगे देखिए हुआ ये कि वैंस साहब को इन्होंने भेजा और वैंस ने जब बात की मोदी जी से तो मोदी जी ने कहा देखिए ऐसा कीजिए कि आप कहिए उनसे कि अगर इतनी परेशानी है तो डीजीएमओ वहाँ के जो है फोन करें हमारे डीजीएमओ को, फिर हो जाएगा सब। ये मैं उनका बता रहा हूँ एग्जैक्टली यही। तो फिर जो है वो वही हुआ और फिर डीजीएमओ ने से बातें हुई और फिर वो खत्म हो गया। फिर ट्रम्प ने कहा भाई हमने ट्रेड की धमकी दी थी और ये सीजफायर इसलिए हुआ। तो उन्होंने बाकी ब्रेकिंग न्यूज डोनाल्ड ट्रम्प ने दी कि ये सीजफायर हो गया। ये तो फैक्ट जी है ना, इसको कैसे आप कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली कि सबसे पहले बताने वाला शख्स डोनाल्ड ट्रम्प था। ब्रेकिंग न्यूज जो थे, हाँ। और उन्होंने कहा कि भाई इनको मैंने ट्रेड की धमकी दी थी कि आप लोगों से मैं ट्रेड नहीं कर सकता, आप दोनों तो एक दूसरे पे तमाम तरह की गोलियां बरसा रहे हैं और तोप चला रहे हैं और न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। ये सारी चीजें अभी तक कहते रहे हैं, अभी हाल में मतलब कुछ 30-35-40 बार कह चुके हैं। लेकिन साहब मोदी साहब हैं कि जवाब देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये जब मैंने जिक्र किया कि भाई क्यों, तो कहते हैं कि देखिए मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं नरेंद्र भाई, क्योंकि इस तरह का जितना जवाब देंगे ये और भड़केंगे। तो इनका इलाज यही है कि इनको जवाब ना दो, ये बिल्कुल आप चुपचाप रहो और जैसे ये कर रहे हैं किसी तरह टाइम निकाल लो। और अभी तो इसीलिए लगता ये है, जाहिर है कि लता और नंदिनी बेहतर बताएंगे कि ये क्या टैक्टिकल शिफ्ट इसीलिए चीन की तरफ अभी जब तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है तब तक किया है मोदी जी ने कि भाई कुछ राहत की सांस तो मिले। तो लेकिन यहाँ जो भक्त मंडली है और जिन्हें आमतौर पे ये कहा जाता है, मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसे, लेकिन मोदी सपोर्टर्स जो हैं इंडियन अमेरिकन में, तो वो बड़े नाराज हैं और वो बस ये उनकी कैफियत है कि भाई किस तरह ये 4 साल गुजरे। नहीं तो इसमें, हाँ सॉरी प्लीज। नहीं, बस यही मैं ये कहना चाहती थी कि हमें ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये सारे जो मोदी भक्त हैं काफी इनोसेंट है और इस सिनेरियो में जो है गलती सिर्फ ये ट्रम्प की है, क्योंकि जो कुछ भी कह सकते हैं, पर क्योंकि याद रखिए इन मोदी भक्तों ने मागा मूवमेंट के साथ काफी काफी अलायंस बनाए थे। जब भी एंटी इमिग्रेंट इस्लामोफोबिया का रूप लेती है तो इनके लिए तो ये बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि हाँ इस्लामोफोबिया, क्योंकि हम इंडियंस जो हैं यहाँ रहते हैं, हम मॉडल माइनॉरिटी हैं। ये हम जब वो मॉडल माइनॉरिटी कहते हैं वो ये नहीं सब सोचना चाहते हैं कि इंडियन प्रवासियों में मुसलमान हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अलग अलग पॉलिटिक्स के लोग हैं। उनके दिमाग में एक ऐसे फीलिंग है कि इंडियन का मतलब है हिंदू का मतलब है बीजेपी सपोर्टर। तो इन लोगों ने तो इनके लिए ट्रम्प और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये सारे इनके दोस्त थे। आपको याद होगा इतने इंडियन ओरिजिन लोग थे इस एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर एक के बाद एक जब गिरने लगे, अब एक नया शब्द है हिंदूफोबिया, जिसकी बात ये हिंदू फोबिया की कर रहे हैं। हिंदू फोबिया तो है नहीं, है एंटी इमिग्रेंट टेंडेंसी। तो फाइनली अभी जब H1B वीसा की बात आती है तो सडनली वो कहते हैं कि हिंदू फोबिया। तो ये जो मोदी भक्त है जब वो कहते हैं कि हाँ अरे भाई 4 सालों के लिए कम से कम हम लोग चुपचाप रहे, देखते हैं क्या होगा, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है इस प्रॉब्लम के लिए। और अभी जो मोदी गवर्नमेंट है जो इतने दिनों से कह रही थी कि ओ नो हम तो इंडिया तो अभी एक नया ग्रेट पावर है, हम इक्वल फुटिंग पे है यूएस के साथ, अब तो अच्छी तरह से दिख रहा है कि वो बात सही नहीं है। तो थोड़ी स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीन के साथ, रशिया के साथ, क्योंकि अभी उन्होंने इनविटेशन दी है प्रेसिडेंट पुतिन को कि आप आइए यहाँ दिल्ली। तो मोदी भक्तों के लिए जो हमारी सिंपैथी है थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि इनकी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा उन्होंने उनको भी सॉरी मुझे लगता है कि उनको भी शीशे में जब अपनी शक्ल देखते हुए थोड़ा सा अजीब सा तो लगता होगा कि ये मतलब कैसे निकाह किससे मिलाएं किससे चुराएं, ये तो सवाल है ही। क्योंकि जाहिर तौर पे जब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ये हमारी प्राथमिकता क्या है, क्योंकि यहाँ पे चीजें जब तक डोनाल्ड ट्रम्प का पहला जब दौर था, और ये भी है कि कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की है, उसके बाद भी हम लोग देख रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हैं। और पर वो एक कन्वर्ज हो रहा था, वो कन्वर्जेंस अब जो है वो टूट गया है। तो अब जो है,
और उसमें अब आप पक्ष लेने से बच रहे हैं दरअसल, तो ये अपने आप में एक बहुत ट्रॉमा जैसी चीज है कि जिससे आपको गुजरना पड़ता है कि आप कैसे उसको गुजरे। और जाहिर तौर पे न मोदी जी भारत के पक्ष में बहुत साफ साफ बात कर रहे हैं, ना वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम जो है अपना धंधा पानी जब छोड़ छाड़ के हम भारत लौट जाते हैं, अगर हमारे हमारे देश की और हमारी कद्र जो है, हमारा जो हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, वो अगर हमारी गैरत को नहीं संभाल पा रहे हैं तो। पर नंदनी, ये जो जो एक और सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो पाकिस्तान के साथ जब हम देखते हैं इस बात को कि ये अब जो वहां पे हमेशा एक स्पर्धा रहती है, एक कंपटीशन रहता है कि कौन सा देश कितनी, मतलब क्योंकि पहलगाम के बाद मैं देख रहा था, लगातार पढ़ रहा था कि काफी सारी उन्होंने छोटी छोटी डिप्लोमेटिक स्कोर्स किए जो भारत जिसमें रह गया पीछे शायद, ये लगातार लोग बात करते रहते हैं। तो वो ये गजब की बात है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी लोगों का भी बहुत प्रिय है, चीन का भी प्रिय है और अमेरिका का भी प्रिय है। रूस भी उनको बुला के बात कर ले रहा, भारत ज्यादा ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसको आप कैसे देखती हैं? जी, वैसे हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के सरकार ने बोला था कि वो ट्रंप का नाम आगे करेंगे नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो जब ये सब हुआ था, उन्होंने बिल्कुल सही रास्ता लिया था ट्रंप को खुश करने का। तो मेरे ख्याल से उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जैसे आपने कहा, ट्रंप अभी सऊदियों का बहुत मानते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और वो दोस्ती से भी पाकिस्तान को काफ़ी लाभ है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए, अंत में ज़्यादा जो ट्रेड है वो भारत के साथ है, जो मिलिट्री कोऑपरेशन भी है वो अब भारत के साथ ज़्यादा है। पहले ज़माना था कि पाकिस्तान और यूएस की मिलिटरीज हमेशा इकट्ठा अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह करती थी और सारे वेपन्स पाकिस्तान खरीदते थे, पर अब वो सब बदल गया है। और थोड़ा बहुत ये बदला है क्योंकि भारत ने इजराइल के साथ जो दोस्ती बनाई है पिछले 10-20 साल से, तो जहाँ पाकिस्तान सऊदी के द्वारा यूएस से दोस्ती बना सकते हैं, भारत ने भी अब इजराइल के द्वारा यूएस से काफ़ी दोस्ती बनाई हुई है। और जो अभी हो रहा है इजराइल में, जो गाज़ा में हो रहा है, क्योंकि भारत ने उसके खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, और सबसे ज़्यादा उस जो गाज़ा में हो रहा है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं से, है ना। तो मेरे ख्याल से वो भी ये जियोपॉलिटिक्स में के बैकग्राउंड में ये सब भी चल रहा है। और एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी यूएस पॉलिटिक्स के बारे में, जो ये हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन और वीएचपी वगैरह है, हमें याद रखना चाहिए कि उनका सपोर्ट काफ़ी गहरा है मोदी जी के लिए और ट्रंप के लिए, लेकिन इतना ब्रॉड नहीं है। अभी भी जो ज़्यादा भारत के नागरिक हैं जो यूएस आते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन भी है, उनमें से ज़्यादा वोट तो डेमोक्रेट्स को जाते हैं। तो ये जो एक माइनॉरिटी है इंडियंस में, वो ही ट्रंप को सपोर्ट करती है एंड बहुत वोकल है, उनके पास बहुत पैसा भी है। तो ये नहीं है कि उनके बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए और उनके रिएक्शंस नहीं देखने चाहिए, पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उनके अलावा भी बहुत सारे इंडियंस हैं और उनमें से काफ़ी लोग हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं। जैसे कांग्रेस में भी हम देख सकते हैं रो खन्ना को, या जो प्रोग्रेसिव्स हैं यूएस की कांग्रेस में काफ़ी इंडियन अमेरिकन्स हैं जो ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए हैं। जैसे जयपाल भी नहीं, सही कहा आपने नंदिनी, बिल्कुल सही कह रही। और इसमें मेजॉरिटी और एक जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि करीब 70% लोग जो थे 2024 के इलेक्शन में, इंडियन वोटर्स जो थे रजिस्टर्ड जितने हैं, तो वो 70% डेमोक्रेट्स के लिए सपोर्ट अपना इजहार कर रहे थे। तो ये बिल्कुल तो लेकिन इसके साथ भी अब जो ये जो सपोर्टर्स थे, तो अब उनका ये कहना मैं पहले कहना भूल गया था, तो वो कहते हैं कि साहब अब की हम ट्रंप साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैंने कहा कि तो क्या करेंगे आप, एंटी ट्रंप को सपोर्ट करेंगे
कल नहीं हम अब की करेंगे नहीं, प्रो ट्रम्प को नहीं करेंगे। तो मैंने कहा तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि फिर आप एंटी ट्रम्प। कहने लगे नहीं देखिए हम लोग पहले बहुत इनको कैंपेनिंग करी थी 24 में, बहुत पैसा लगाया था, सब निकल पड़े थे घरों से और कैंपेनिंग में भी बहुत आगे बढ़ के किया था। तो वो सब अब नहीं करेंगे। अब ये पता नहीं उन्होंने साफ नहीं कहा कि वोटिंग के दिन निकल के किसको वोट करेंगे फिर आखिर यहाँ तो 2 पार्टी सिस्टम है या कोई इंडिपेंडेंट हो, तो ये नहीं बताया लेकिन ज़ाहिर है बहुत नाराज़ है। और नंदिनी ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक पहलू है, तस्वीर का एक रुख है और जो मेजॉरिटी है वो ज़ाहिर है कि दे आर डिसगस्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ यहाँ जो ट्रम्प साहब चला रहे हैं। और जैसा हम लोग ज़िक्र कर रहे थे पहले, हम चर्चा कर रहे थे जब शो में आने से पहले हम और नदीश बात कर रहे थे कि यहाँ गस्तापो टाइप की एक चीज़ चल चुकी है और वो जो है अब उसमें कुछ नहीं पता होता कि भई आप किससे क्या डिस्कशन करें, उसका असर क्या होगा। तो हालात ख़ासे नाज़ुक हैं और इनकी जो आर्ट ऑफ डील है और ये सारी चीज़ों को एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं। प्लस्टर भी होगा, जो ट्रूथ सोशल पे लिख देंगे ऐसी-ऐसी बातें। तो आर्ट ऑफ डील की फिलॉसफी जो है इन साहब की, ट्रम्प साहब की, तो उसमें भी पता नहीं लगता है किस हद तक सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ। तो वो भी एक उनकी ये जो फिलॉसफी डील मेकिंग की, कहीं प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, कहीं डराने की कोशिश करते हैं, कुछ कह के और फिर बदल जाते हैं कल दूसरे दिन। तो ये सारी चीज़ें आप हाइली अनप्रेडिक्टेबल, तो इससे भी बड़े यहाँ पे अनसेटल्ड हैं सारे जो इंडियन अमेरिकन्स। मैं ये भी समझना चाह रहा था कि ये जो जैसे कि हम लोग ये जो बात कर रहे थे कि जो भारत और अमेरिका की जो राइट विंग पॉलिटिक्स में समानताएं क्या है। तो समानताओं में हम देख सकते हैं कि जैसे कि भारत की तरह ही अमेरिका में जो बहुसंख्य है, जैसे वहाँ के गोरे अमरीकी है तो वो खतरे में है, हमारे यहाँ हिंदू खतरे में है, घुसपैठियों का डर वहां भी है। हम बिहार में देख रहे हैं इस समय, जब वहां पे आप लोग पता नहीं उसका जो कितना ट्रैकर है, जो SIR है उसमें जो चुनाव आयोग अब ये कह रहा है कि हम विदेशियों को देखेंगे कि वो कितने विदेशी हैं, जो कि बिहार जो कि सब सहारन अफ्रीका जैसी उसकी पर कैपिटा इकोनॉमी जैसी है वहां पे जैसा कोई, तो वहां भी सारे विदेशी लोग बहुत आतुर हैं कि आके वहां बस जाएं बिहार में आके। तो उसको वो वहां पे एक मुद्दा बन रहा है। ये मुद्दा असम में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में है, झारखंड में रहा चुनाव में, पर वो चला नहीं। पर बाकी जगह पे वो खासा उसको लेकर हल्ला मचता है। हमें जो बांग्ला को हम लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश की ये नेशनल लैंग्वेज है, इसको इस्तेमाल करते हुए लोग जो है दिल्ली में पकड़े गए और उनको हम वापस बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं कि एक है मीडिया जो कि वहां पे जैसे फॉक्स न्यूज है, यहाँ पे पूरा का पूरा फिल्म सिटी ही अब ऐसा हो चुका है। मतलब जैसे कि हम लोग जो शुरू में टीवी में आए थे तो हम लोग अब बिल्कुल मिसफिट है उस जगह पे काम करने के लिए। तो मीडिया है जो 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 मेजॉरिटी है वो खतरे में खुद को बता रही है, उनको घुसपैठियों से खतरा है, वो डर में है हमेशा, और उसके कारण बहुत सारी अदरिंग और वायलेंस चल रहा है, जो कि अब हम देख सकते हैं कि वो भी अमेरिका में भी इस तरह की चीजें हो रही है। तो ये जो टेम्पलेट सब मिलते जुलते दिखलाई पड़ते हैं राइट विंग के, और सिर्फ वो अमेरिका और भारत में नहीं है, वो हम ब्राजील में भी हमने देखा था, बोल्सोनारो ऐसे कर रहे थे। पाकिस्तान हम सबसे बहुत आगे और बहुत पहले से ये सब कर रहा है, जहाँ पे डेमोक्रेसी हम सबसे पहले वहां पे डिरेल हुई और डिरेंज हुई, और फिर हम देख सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ये जो इसको आप एक अगर हम ग्लोबल उसमें देखें कि टोटलिटेरियन टेंडेंसी और जो डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम उसको एक वर्किंग मॉडल मानते थे, वो कैसा दिखलाई पड़ रहा है। उसको बचाने के लिए कहाँ पर कुछ कहीं कोई उम्मीद या कोई काम होता दिखलाई पड़ता है? हाँ, क्योंकि जो आपने कहा कि एक समानता जो है, भाषा है लोकतंत्र की, पॉलिसीज है अथॉरिटेरियनिज्म के ना। हर जगह आप देखिए, आपने कहा मीडिया, ना सिर्फ मीडिया, अभी आप एजुकेशन, यहाँ भी वहाँ NCERT की आप बात कर रहे थे, राइट, कोर्ट सिस्टम, ये जो इलेक्शंस, हर चीजें, हर एट्रीब्यूट माना जाता था लिबरल डेमोक्रेसी का, या वोट चोरी डोनाल्ड ट्रम्प भी बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात भारत में भी हो रही है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, जैसे आपने कहा, ये सिर्फ इंडिया और यूएस की बात नहीं है, ब्राजील में है, हंगरी में है,
आप जर्मनी में देखिए, वहां तो वहां जो अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी जो कि ओपनली न्यू नाजी पार्टी है, उन्होंने पहली बार उन्हें मेजॉरिटी मिला एक प्रोविंस के पार्लियामेंट में। वहां अभी अब हर जगह आप देखिए, यूके में, फ्रांस में, ये राइट विंग पार्टीज लाइक काफी लाइक ऐसे जैसे पॉपुलिस्ट एंगर और पॉपुलिस्ट लैंग्वेज के बेसिस पर अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो हर जगह सिर्फ ये ऐसे गंभीर सिचुएशन है, और जो समाचार है काफी बैड है, आप हर जगह देखिए ना। पर मुझे लगता है ये एक चीज हमने बात नहीं की है, ये है पूंजीवादी वर्ग का रोल इन सारे पॉलिटिक्स में। क्रोनी कैपिटलिज्म, बिल्कुल। क्रोनी कैपिटलिज्म तो सिर्फ कैपिटलिज्म का दूसरा नाम है। आप यहाँ देखिए तो इलॉन मस्क जो अपने आप को फर्स्ट बडी के नाम से कहा करते थे, उनका जो स्पेस एक्स है 80% उस सारे के सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप जब ट्रम्प का इनॉग्रेशन हुआ, उनके फर्स्ट रो में पीछे बैठे हैं मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजो, सुंदर पिचाई, सारे के सारे वेट कर रहे हैं कि उनका क्या होगा। हम हमारे गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के पीछे खड़े हैं अदानी और अंबानी और पता नहीं कौन कौन से। आप एक एक जगह में देखिए, ये जो अलायंस जो है, ये भी है एक सिम्टम इस डेमोक्रेटिक रॉट का। तो इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी है इसी से लिंक्ड। तो आप पूछ रहे हैं कि क्या कोई होप है कहीं देखे, तो जब लोकतंत्र का सही मीनिंग है लोगों का गवर्नमेंट, और जब जो कॉमन लोग हैं इन्वॉल्व हो जाएंगे ज्यादा पॉलिटिक्स में, उनकी आवाज सुनने लगेगी, उसी में हमारा होप है। उसके अलावा इन गवर्नमेंट्स में तो होप रखना काफी मुश्किल है आजकल। पर कुछ मुल्कों में फिर ये कुछ मुल्कों में ये हुआ है, जैसे कि ब्राजील में लूला वापस आए और हम लोग देख रहे हैं, पोलैंड में भी हुआ, पर फिर दोबारा से एक चुनाव में वो फ्लिप हुआ। पर हम लोग अभी जोहरान ममदानी को देख रहे हैं न्यूयॉर्क में, जिसको लेकर भारत में लोग खासे जो है उत्सुक हैं कि ये क्या कर रहा है लड़का, जो भारतीय बॉलीवुड के गाने बजा के जो है वो नॉमिनेशन ले रहा है और अजीब तरीके से कैंपेन कर रहा है। आज भी कोई कैंपेन है, कल वो किसी ट्रेजर हंट पे ले जाना चाहते हैं लोगों को, जिसमें कोई कैश अवार्ड नहीं है। तो एक ये नया रास्ता क्या इस तरह से निकलता हुआ दिखलाई पड़ता है, जहाँ पे जो डेमोक्रेटिक जो वायर फ्रेम्स हैं उसको हम किस तरह से रिसेट करें जहाँ पे, और फिर उसको उसकी कई सारी जो खामियां हैं, जैसे कि हम लोग इस समय भारत में काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया है हमारी, वो खासी उसमें दिक्कतें हैं और उस कारण एक खास वर्ग को फायदा होता है और बाकी लोग रह जाते हैं। तो ये जो एक करेक्टिव रिफॉर्म्स जो चल रहे होते हैं, तो वो एक काफी लंबी प्रक्रिया भी होती है और काफी थकाने वाली भी होती है शायद लोगों को। पर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये जो चीजें जो हो रही हैं, जैसे अभी कैलिफोर्निया के गवर्नर जो हैं वो न्यूसॉम, उनका भी मैं कैंपेन देख रहा था, तो वो भी एक मतलब मजेदार भी हैं और असरदार भी हैं, दोनों तरह से वो काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? तो एक मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम ना पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स बात करते थे डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, और ना तो यूएस ना इंडिया अब डेमोक्रेसी माने जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ के इलेक्शंस होते हैं तकरीबन फ्री एंड फेयर होते हैं, थोड़ा बहुत ये है। पर काफ़ी लोग अब कह रहे हैं कि जो आजकल बातें हो रही है भारत में, उससे लग रहा है जो इलेक्टोरल कमीशन वगैरह ने किया है इस पिछले चुनाव में, उसकी वजह से इंडिया को वैसे इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म के लेवल से अब जान रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो नियम है, जो कोर्ट्स हैं, जो ये सारे रेगुलेशंस हैं, उनके द्वारा सिविल सोसाइटी को बंद किया जाता है। तो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता है। तो वो हमने भारत में देखा है। पिछले साल
आरएसएस के राम माधव आए हुए थे यूएस में, वो नेशनल कंजर्वेटिज्म वाले कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्पीच दी। तो वही नेशनल कंजर्वेटिज्म वाले लोग विक्टर ऑर्बान हंगरी में उनको देखते हैं, पोलैंड के लोगों को देखते हैं, बोल्सोनारो को देखते हैं। तो इन सब का एक नेटवर्क है, एक दूसरे से वो सीख रहे हैं। तो जो हम भारत में देख रहे हैं वो हम यूएस में भी देख रहे हैं, और इस रास्ते में भारत थोड़ा आगे है, तो आगे निकल पड़ा है। यूएस भी पीछे पीछे आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो अटैक्स हो रहे हैं ये विश्वविद्यालयों पर, मीडिया पर, ये सब जहां भारत पहुंच चुकी है, अभी यूएस भी वहीं पे आने ही वाला है। तो वो तो हम देख रहे हैं। तो आपने पूछा है ये जोरान ममदानी के बारे में और गैविन न्यूसम के बारे में। मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं कि इन दोनों में हम ये देख रहे हैं कि ये मीडिया के साथ कैसे खेल खेलना चाहिए वो समझ चुके हैं। तो ये दोनों सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डायरेक्टली वोटर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो भी वो कर रहे हैं उनके कैंपेन्स सारा टाइम नाराज और निराश नहीं है। उनके कैंपेन्स में मज़ा आता है, वो मजाक करते हैं, वो ऐसे लोगों को अपने साथ चलने के लिए बुलाते हैं और उनको ऐसे निमंत्रित कर रहे हैं कि आओ और हम इकट्ठा होके डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हंसेंगे। तो मेरे ख्याल से वो बहुत इफेक्टिव है। पर यही मुश्किल है कि ममदानी न्यूयॉर्क में बैठे है, न्यूसम कैलिफोर्निया में है। अब ये जो कर रही है इसको इकट्ठा कैसे ला सकते हैं और देश भर में इसका इफेक्ट कैसे आएगा, वो अभी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो पता नहीं अगर सलीम जी या लता जी आपको कोई ख्याल है कि यहाँ से हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं, पर यही अमेरिका है जहाँ पे एक बराक ओबामा जैसे अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, तो जाहिर तौर पे उनकी मतलब हमारे देश में जितने प्रतिशत मुस्लिम है उससे कम प्रतिशत अमेरिका में अश्वेत लोग रहते हैं, फिर भी ये हो गया था। तो वो जो कन्वर्जेंस के जो बिंदु होते हैं, सलीम इस पे कुछ अगर आप बताएं तो, कि जो कन्वर्जेंस के जो बिंदु पे अगर लोग रैली करने लगते हैं तो फिर वो जिसपे शायद अभी तक हमें देख सकते हैं, ये बहुत पुरानी बात नहीं है अमेरिका में कि पूरा जैसे पॉडकास्टर्स, ये मैगा वाला जो पूरा जो मूवमेंट एक तरह से जो वायर फ्रेम खड़ा हुआ है, कई किताबें आई हैं, कई इसके बारे में लोगों ने अध्ययन भी किया है कि किस तरह से ये एक रैलिंग पॉइंट बन जाता है, फिर लोग उसी को एम्पलीफाई करते रहते हैं उसी इको चैम्बर में, और वो इको चैम्बर बड़ा होता चला जाता है। तो पर वैसा हम इस तरफ कुछ होता हुआ देख सकते हैं, ऐसी कोई उम्मीद लगती है? देखिए, जब ट्रंप जीत के आए अभी सेकंड टर्म में, तो डेमोक्रेट्स का कुछ महीनों तक ये हाल था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, they were not able to find the feet। तो अब जो इस वक्त है, ममदानी के जो प्राइमरी में जीत हुई है, तो उसने बिल्कुल डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट को हिला दिया। उससे सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं रही ये बात। डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट ये सोचने पे मजबूर हुआ कि भाई एक एस्टैब्लिश्ड नेता जो था डेमोक्रेटिक पार्टी का, एंड्रू कोमो, वो कैसे इस तरह से इतनी बुरी तरह हार गया। और जो उन्होंने रिएक्शन देखा है जनता का न्यूयॉर्क की, कि न्यूयॉर्क वो शहर जहां पे वो खोल के उनका स्टैंड है जोरान ममदानी साहब का कि मैं इसराइल की बात नहीं करूंगा, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, न्यूयॉर्क की बात करूंगा, और सारे न्यूयॉर्कर्स की, उसमें ज्यूइश अमेरिकन हैं, ज्यूइश न्यूयॉर्कर्स हैं, सब। तो वो खोल के उस बंदे ने कहा, डिबेट में भी कहा। उसके बाद भी न्यूयॉर्क जैसी शहर जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है वोटर्स की, जो कि ज्यूइश अमेरिकन हैं, और उसमें बहुत से प्रो इजरायली भी हैं, लेकिन उन्होंने सबने बहुत हद तक वोट किया। खुद इनको बगैर उनके वोट के जीत नहीं सकते थे, तो जीते ये प्राइमरी में। और साथ में उनके जो हैं ब्रैड लैंडर, एक काउंसिल मेंबर, वो भी लड़े थे इलेक्शन, फिर उन्होंने साथ में सपोर्ट दिया इनको, और वो साथ हैं तब से बिल्कुल। तो खुद वो ज्यूइश न्यूयॉर्कर हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट का ये हाल है अब, कि वो बराक ओबामा हो या वो एलिजाबेथ वॉरेन हो मैसाचुसेट्स से। बराक ओबामा ने कहते हैं कि फोन पे शायद इनसे बात की या कुछ
भेजी, ऐसी फीलर्स भेजे अपने जो डेविड एक्सेलरॉड हैं उनके फ़ोन से बात हुई उनके ज़रिए। तो ये आप समझ लें बहुत बड़ी बात है। ये डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट बराक ओबामा बहुत बड़ा नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी में। और वो ये न्यूज़ तो अर्थ शैटरिंग थी कि भाई ये मतलब कि अब टर्न हो रहा है। और आपको ध्यान रहे कि जो सेनेटर शूमर हैं वो हाउस मेंबर जो सबसे सीनियर मेंबर हैं जो अभी स्पीकर थे हकीम जेफरीज वो और इस तरह के बड़े सीनियर लोग अभी तक एंडोर्स तक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं कि भाई ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये हमारे वोटर्स तो टिपिकल प्रो ज्यूइश प्रो जायनिज्म के वोटर्स रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। वो अभी तक डर रहे थे। अब जब इस तरह का फीलर्स मिले हैं डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट से यानी कि बराक ओबामा और जो उस तरह के सीनियर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में, तो वो जो है वो बड़ा एक लग रहा है कि बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। और इसके साथ जो ये जाहिर है कि आप बॉर्न नहीं थे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तो नहीं लड़ सकते, लेकिन उन्होंने एक राह दिखा दी कि इलेक्शन लड़ना कैसे है। बर्नी सैंडर्स साहब इनकी मिसालें देते नहीं थकते। एलिजाबेथ वॉरेन आ गई न्यूयॉर्क में उनके साथ कैंपेनिंग कर रही हैं। वो भी जाहिर है कि पुराना खुद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रही हैं और वो कहती हैं कि भाई यही सही और बड़ा अच्छे से साथ में उन्होंने कैंपेनिंग वगैरह की है, इसका असर पड़ता है। तो ये लोग कह रहे थे कि अगर ये जीत गया प्राइमरी तो ये और न्यूयॉर्क का मेयरशिप भी जीत गया तब तो ये पूरे कंट्री लेवल पे ये बदल के रख देंगे पॉलिटिकल डायरेक्शन। तो आप जो कह रहे थे तो मुझे लगता है कि उस तरह से बात आगे बढ़ेगी। गैविन न्यूसम एक नाम अभी सामने आया है प्रेसिडेंशियल लेवल के लिए जो कि वो उसी तरह से पॉलिसीज अपनी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रम्प एक रैलिंग फिगर है जैसे कि ममदानी ने उसको बनाया हुआ है और काफी सपोर्ट मिला है। प्लस कैंपेनिंग जैसे नंदिनी कह रही थी वो कैंपेनिंग के स्टाइल उनका माइंड बॉगलिंग जितना वोटर्स को साथ में किया है अनबिलीवेबल। मुझे तो यकीन नहीं आता। मैं न्यूयॉर्क के बहुत इलेक्शंस देखे हैं 25 साल से देख रहे हैं और कवर किए हैं बहुत से। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया साहब। तो लता इसमें जो एक बड़ी चीज शायद ये भी है कि जो टेक का जो रोल है, मतलब हम देख सकते हैं कि एलॉन मस्क का जो रोल रहा है ट्रम्प को जिताने में, या एल्गोरिदम जिस तरह से काम करते हैं, सोशल मीडिया जिस तरह से काम करता है, तो वो भी एक फैक्टर है जिसका क्या ऐसा लगता है कि जो प्रो पीपल डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो अथॉरिटेरियनिज्म में नहीं है, वो उस एल्गोरिदम को पकड़ पा रहे हैं और अपनी बात शायद ज्यादा लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं या कह पा रहे हैं। पॉसिबिलिटी है, पर पहुंच पा रहे हैं कि नहीं ये अब जाहिर नहीं है कि इस मोमेंट में कितना। बट एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी एक चीज है, डेमोक्रेटिक पार्टी इस कंट्री में एक दूसरी चीज है। एक शब्द हमने यूज किया है एस्टैब्लिशमेंट। आपको याद होगा, पता नहीं 1990s में आपको याद है बीजेपी का मेन ये फोकस था कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। याद है, एक मुझे अभी भी याद है कि 2 सीटें थी हमारे लोकसभा में बीजेपी के, और उनका ये कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट जो है इट हैज फेल्ड द पीपल ऑफ द कंट्री। और सो उनका अभी तो वो एस्टैब्लिशमेंट बन चुके हैं, पर बार बार यही कहते हैं, वही भाषा यूज करते हैं ना कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो लोगों के इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहते हैं। यहाँ भी जब ट्रम्प ने पहली बार पॉपुलर हुए, उनका कहना क्या था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हूँ। एक्चुअली आप देखेंगे तो है ये बिग बिजनेसमैन, इनका कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो क्रेडेंशियल है नहीं, पर उनका कहना था कि मैं तो इन लोगों के जैसे नहीं हूं, मैं तो आपके इंटरेस्ट का ख्याल रखूंगा। उसी हिसाब से आप जोहरान ममदानी को देखेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी क्यों थी? उनका पर्सनल कैरिज्मा, उनकी सोशल मीडिया जो टेक्निक, वो सब तो है, दैट्स अमेजिंग। बट उसके अलावा उनकी पॉपुलैरिटी की वजह ये थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट फिगर थे नहीं जब उन्होंने ये प्राइमरी जीती। बट आप देखिए एस्टैब्लिशमेंट का रिस्पॉन्स क्या है। एस्टैब्लिशमेंट का रिस्पॉन्स ये है कि नहीं, ये तो है पता नहीं कोई टेररिस्ट, ये तो 9/11 फिर से कर देगा, और फिर बिग बिजनेस का ख्याल कौन रखेगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ने ये सारे रूल्स लगा दिए हैं कि पहले लोगों की बात अलग,
आके तुम वॉल स्ट्रीट को कन्विंस करो कि तुम्हारे मेयरशिप के कारण उन्हें कोई हानि नहीं होगी। तो ममदानी चलते हैं अपने सूट में वॉल स्ट्रीट के सारे लोगों के साथ बोलने के लिए। सो डेमोक्रेटिक लीडरशिप का रिस्पॉन्स क्या है? अरे इसे कैसे हम मेन स्ट्रीम में ले जाएंगे? अब रही बात गैविन न्यूसम की, उनकी अब सोशल मीडिया, उनकी टैक्टिक्स जो है, स्ट्रैटेजी जो है, काफी इंटरेस्टिंग है। पर वो तो है इस एस्टैब्लिशमेंट का एक भाग। उन्हीं की वजह से, वो तो गवर्नर रहे हैं कैलिफोर्निया का। मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, मैंने देखा है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बढ़ रहा है, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स कितने बढ़ रहे हैं। तो एक रेटोरिक एक चीज है और रियलिटी दूसरी चीज है। तो ममदानी जैसे यंग पीपल जो है, वो शायद कुछ अलग करना चाहते हैं, पर एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट उन्हें करने देगी या नहीं? बिल्कुल। आपने कहा कि ये लोकतंत्र के जो हमारे सिस्टम्स हैं, चाहे शायद उन्हें रीसेट करने की जरूरत है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये इतना घटिया हो चुका है कि रीसेट करना पॉसिबल नहीं है। शायद हमें चाहिए नए सिस्टम्स, नए मॉडल्स जो है, नए मॉडल्स। तो इस एस्टैब्लिशमेंट का रिस्पांस जो है, स्पेशली ये ममदानी के जीत के बाद, ये काफी डिप्रेसिंग है। मुझे देख के लगता है कि ये लोग चाहते क्या है कि कोई, जब लोगों ने वोट किया, कहते हैं कि नहीं अगर ये जीतेगा तो लोगों का क्या इंटरेस्ट होगा। सो इट्स वेरी क्लियर दैट द एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट of the people at large. Right? So that is perhaps one of the lessons. और वो सिर्फ मतलब सिर्फ विपक्ष या सरकार के लोग नहीं, वो आपकी अपनी पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट भी एक खास तरह से काम करता है, जो कि इस चीज को बहुत ठीक से शायद नहीं देख पा रहा या समझ नहीं पा रहा कि इसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करें इस बात को लेकर। तो आखिरी में जी एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि ये डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही घबराया है। सही कहा लता ने कि वो, क्योंकि उनके डोनर्स वही हैं जिनके खिलाफ टैक्स लगाने की सारी बातें कर रहा है जोरान ममदानी। तो वो कहता है भाई ये तो फिर हमारी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी, हम पैसा कहाँ से मिलेगा, बड़ा महंगा होता है यहाँ इलेक्शन का सिस्टम, आप जानते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट सोच रहा है कि भाई अब क्या किया जाए, कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि जनता बिल्कुल अगेंस्ट हो गई है उस फॉर्मेट के जो पहले था अब तक। ये एक पॉजिटिव चीज जोरान के लिए, जनता समझ गई, उसने कहा हम बोलेंगे कुछ भी हो, हमें ये इससे पहले का मॉडल पसंद नहीं है, ये सही है। तो डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट चकरा रहा है कि यार किया क्या जाए, यही है भैया फ्यूचर पार्टी का, अब करो कुछ सेट करो, ये सोच में पड़े हुए हैं आजकल ये लोग। तो आखिरी में ये सवाल ये है कि जोरान ममदानी को लेकर जो न्यूयॉर्क के जो हिंदू फोर्सेस है, जो तो वो कैसे उसको देख रहे हैं कि वो क्या वो उसको हम अपना मान रहे हैं, या हम उसे कह रहे हैं कि भाई ये तो जो है हमें नागवार गुजर रहा है। नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई जी, वो कहते हैं कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। तो अगर वो मोदी के खिलाफ बोल रहा है तो उसने इंडिया पर अटैक किया है, और अगर इंडिया पर अटैक कर रहा है एंटी इंडियन को, तो कैसे मेयर बनाएंगे आप सोच सकते हैं। तो ये उनका पूरी सिंपल सी लॉजिक है इन एज मेनी वर्ड्स। तो अब इसके आगे आप क्या कहिएगा? अब भाई वो कहता है इसमें ये साफ है ना कि वो आगे फिर उनको बुलडोजर लेके घूमने देगा नहीं देगा रोड पे, ये भी तो एक बात। अगर वो मेयर बन जाता है तो ये एक सवाल बाद में उठेगा कि भाई आप अपना प्रदर्शन करना तो आप कर लीजिए, पर ये इस तरह की चीजें आप शायद नहीं कर सकते वहां पे कि जो बिल्कुल नहीं, ये सवाल तो बिल्कुल हिंसा विभाजन को आप रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। तो उसकी और साथ में जो भारतीय युवक हैं, जो सेकंड जनरेशन है, वो ममदानी के साथ है। तो काफी लोग हैं जो ममदानी की वजह से पहली बार पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पहली बार मेरे जैसे कोई है पॉलिटिक्स में। तो वो भी न्यूयॉर्क में काफी सारे लोग हैं जो क्रिएटिव्स हैं, जो वॉल स्ट्रीट पे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम सोचे कि सबके सब जो न्यूयॉर्क में भारतीय लोग हैं मोदी के भक्त हैं। उनमें से काफी लोग हैं जो मोदी से कुछ लेना देना करते ही नहीं है, और ममदानी के साथ पहली बार वो पॉलिटिक्स में आने वाले हैं।
बिल्कुल। ये जो लगातार वहां पे रिपोर्ट्स वगैरह आती रही हैं, जो जैसे इंडिया हेट लैब है या जो भारत में जो चीजें जो इस तरह से हो रही थी, तो उसमें एक और बात ये थी कि हम लोग समझते थे कि ये एक रिपोर्ट्स आती है जिसमें भारत के लेकर बताया जाता है कि जो मुस्लिम्स के साथ में जो कुछ हो रहा है, हेट जो भारत में नफरत का और हिंसा का जो पूरा माहौल है, लिंचिंग वगैरह जो हो रही है, अमेरिका में जो कुछ इस समय हो रहा है उसके कारण उन सारी प्रक्रियाओं की या उसके जो उसकी प्रामाणिकता पे कोई फर्क पड़ता दिखलाई पड़ रहा है आपको? नंदिनी? मेरे ख्याल से वो जो रिपोर्ट्स थे वैसे भी अमेरिका के बाहर तो कोई उनको मानता नहीं है तो क्योंकि शुरुआत से हम सबको पता है कि ये रिपोर्ट्स जिस तरह लिखे जाते हैं इतने बायस्ड हैं, वो सब लिखे जाते थे ताकि वो बोल सके कि सोवियत यूनियन में जो जूइश लोगों के साथ हो रहा है वो बहुत बुरा है और सोवियत यूनियन खराब जगह है। तो पहले से ये रिपोर्ट्स का मेरे ख्याल से दुनिया में ज़्यादा कोई भार नहीं था, कोई उनको सीरियसली नहीं लेता है, तो मेरे ख्याल से अभी भी वैसे ही है। नहीं, मतलब जैसे कि पूरा एड का जो मामला है, तो अमेरिका ने आई थिंक ये जो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौर में आने के बाद से वो जो एक कस्टोडियन था जो ट्रैकिंग का, कि दुनिया की डेमोक्रेसी का भी लीडरशिप एक तरह से उनके पास थी। अब वो नाटो को भी कह रहे हैं कि नहीं हम साथ में रहेंगे, नहीं रहेंगे, हम सोचेंगे कि हमको रहना है। मतलब वो आज इस समय जो है कुछ भी एक तय नहीं कह सकते कि कल को वो किस तरह से बिहेव करने वाला है वो आदमी। और पूरी दुनिया और शायद पूरा अमेरिका भी परेशान होगा इस बात को लेकर कि अभी एक नई चीज क्या करने वाला है। तो वो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारी समझ है, हमारी जमीन है, एक रूल ऑफ लॉ जिसको हम मानते हैं, या एक कायदे होते हैं, हर चीज के जो कायदे होते हैं, वो कायदे अब बहुत अपनी जगह से हिल गए। उसके बारे में मैं पूछ रहा था। हाँ, तो उस तरफ से जो हम देख रहे हैं ट्रंप में, थोड़ा सा हमने देखा है मोदी जी में, पर ज़्यादा हम ट्रंप में देख रहे हैं कि ये एकदम पर्सनालिटी कल्ट सा है, और जो पर्सनालिटी इस कल्ट के बीच में है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो मैं एक माँ हूँ, मेरी एक 5 साल की बच्ची है, और कभी-कभी पूरे परिवार में हम लोग डर जाते हैं कि अब पता नहीं ये क्या कहने वाली है, कब नाराज़ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि और नेता ट्रंप के साथ ऐसे ही बर्ताव कर रहे हैं जैसे एक छोटे बच्चे के साथ हम करेंगे, जो कभी भी नाराज़ हो सकता है किसी भी छोटी बात पे, और उसको मनाना पड़ता है और बड़े प्यार से संभालना पड़ता है। तो ये सब तो हाँ, हम देख रहे हैं कि किसी को लगता नहीं है कि जो नीति अभी बन रही है यूएस में, उसका कोई फाउंडेशन है रिसर्च में या कोई गहरे सोच में। जो नीतियां बन रही हैं वो ट्रंप के मन में जो भी कुछ आता है उसके द्वारा बन रही हैं। एक छोटी सी चीज़ है जिससे मुझे थोड़ी आशा है, और वो है कि अभी ट्रंप ने जो एम्बेसडर अनाउंस किया है इंडिया के लिए, वो उनके बहुत खास आदमी हैं जो व्हाइट हाउस में और पर्सनल को चुनते हैं। तो इतना हो सकता है कि जो उन दोनों के बीच इक्वेशन है, जो उन दोनों के बीच जो ट्रस्ट है, उससे शायद भारत के लिए थोड़ा सा फायदा हो सकता है। पर नहीं तो हाँ, मेरे ख्याल से हम सबको घबराना पड़ता है कि ट्रंप के मन में क्या आ जाएगा, वो किस चीज़ पे नाराज़ हो जाएंगे, किस चीज़ पे उनकी नज़र आ जाएगी जो आमतौर पे सरकार सोचती भी नहीं है उन चीज़ों के बारे में। अचानक वो आ जाएंगे और बोलेंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो कोका कोला में अब केन शुगर होनी चाहिए, कॉर्न सिरप नहीं। ये राष्ट्रपति को इस चीज के बारे में क्यों सोचना चाहिए? और वो व्हाइट हाउस में बॉल रूम बनवाना चाहते हैं, उसका क्या करेंगे आप? नहीं, वो भी, और वो कह रहे थे कि जब कोविड हो तो ब्लीच खाने के लिए, पीने के लिए कह रहे थे कि ब्लीच। लता को सुनना चाहते हैं। लता, इंटरनेशनल ऑर्डर पे कुछ बताएं आप, लता का ज्यादा इस पे है फोकस।
आई मीन आप सब ने ट्रम्प के बारे में जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। जैसे उनकी पर्सनालिटी हाउ टू पुट इट अजीब है। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो रूल ऑफ लॉ जो भी था वो तो बदल रहा है हर जगह, इफ इट एग्जिस्ट एट ऑल। बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि शायद ट्रम्प उस बच्चे के जैसे है जो खुली तरह से वो कर रहे हैं जो उनके पहले बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स किया करते थे, बट काफी सिविलाइज्ड रूप में। अभी आप अगर हम ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो सोचिए 21st सेंचुरी में अमेरिका ने किया क्या है इस दुनिया में, हर जगह। उन्हीं की वजह से मिडिल ईस्ट जो है उसकी हालत देखिए आजकल, अफगानिस्तान की हालत देखिए। उन्होंने अब रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो ड्रोन बॉम्बिंग वगैरह किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर हुई? जो कल्चर्ड सिविलाइज बराक ओबामा के प्रेसिडेंसी के अंडर, जिन्हें एडवांस में नोबेल दिया गया था। हाँ, उन्हें तो एडवांस। तो एक तरह से देखा जाए, जब अब देखिए नोबेल प्राइज किस किस को दिया गया है, हेनरी किसिंजर को दिया गया है, तो और बराक ओबामा को दिया गया है कि प्लीज प्लीज आप कम से कम, जॉर्ज बुश तो है नहीं, हम आपको प्राइज देंगे। तो उस तरह से देखा जाए तो ठीक है, शायद डोनाल्ड ट्रम्प को हम डिजर्व करते हैं। नहीं तो बात ये जॉन हॉब्सन एक इकोनॉमिस्ट, एक लिबरल थिंकर थे अर्ली 20th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में। वो कहा करते थे कि ये जो ब्रिटिश एम्पायर की लोग बात करते हैं कि हमेशा हम सिविलाइजेशन ला रहे हैं, देते अल्टीमेटली इट्स अ सेल्फ सर्विंग हॉलो मिथ। तो वैसे ही ये जो ग्लोबल ऑर्डर में जो जैसे अमेरिकी रूल ऑफ लॉ जो था, हमेशा एक सेल्फ सर्विंग मिथ था, रियलिटी तो हमेशा दूसरी थी। फर्क शायद ये है कि अभी सारे जो सिविलाइज्ड वेल्स जो है, जैसे कवरिंग्स जो थी वो सारी चली गई है, और जो दिख रहा है वही तो था हमेशा। सो शायद उसी में एक आशा ये है कि जब ये खुली तरह से जब सब देख रहे हैं, शायद उसके बारे में हम सब मिलकर दूसरी तौर से सोच पाएंगे। अच्छा, इंडिया के रिलेशन में नीतीश, मैं पूछना चाह रहा था लता जी से भी कि वो जो सर्जियो गोर साहब नए एम्बेसडर अभी अनाउंस हुए हैं, अगर सेनेट अप्रूव कर देती, ये बड़े, जैसे नंदिनी जी ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल बिहाइंड द सीन फिगर्स हैं ये सर्जियो गोर, और ही हैज रियली द ईयर्स एंड आईज ऑफ ट्रम्प, क्योंकि डॉन जूनियर से ये साथ में बड़ी दोस्ती थी इनकी, और डॉन जूनियर के साथ कंपनी शुरू की थी पब्लिशिंग की, और बड़ा मतलब घोल मेल है इन लोगों में, काफी तालमेल फैमिली, तो इनकी बात बहुत सुनते हैं। तो लता, क्या समझती हैं, क्या ये सर्जियो गोर एम्बेसडर, जैसे नंदिनी जी ने भी इस तरफ इशारा किया कि अगर एम्बेसडर बन के जाते हैं तो क्या कुछ रुख बदलेगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का टुवर्ड्स इंडिया? पर हम आशा कहाँ ढूंढ रहे हैं सलीम? लाइक ये तो ऐसे लग रहा है जैसे माफिया में कहते हैं कि ये तो वीतो कॉर्लियोन के सेकंड हैंड लिeutenant है, तो उनके साथ हमारा कोई रिश्ता बन जाए तो शायद कल हमारा सर नहीं कटेगा। ऐसे लोगों से लॉन्ग टर्म कैसे भरोसा किया जा सकता है? और आपने देखा कि ट्रम्प के जो दोस्त होते हैं वो ज्यादा दिनों के लिए दोस्त नहीं रहा करते हैं। तो ऐसे दोस्तों पर रिलाई करना किसी भी देश के लिए फॉरेन पॉलिसी का कोई स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात, जो कायदे की बात है, जो कायदा है वो कायदा उनके अपने दोस्तों के साथ भी वो लागू नहीं हो पाता कि कल को इलॉन मस्क आपके साथ थे और अब नहीं। एक दिलचस्प बात मैंने परसों सुनी, वो एलिस्टर कैम्पबेल की थी, कि उसका जो एक रेसिस्ट पॉलिटिक्स नाम से एक पॉडकास्ट आता है, तो उन्होंने कहा कि यूएस एड को नोबेल प्राइज दे देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने उसको लगभग खत्म ही कर दिया है, और उसका नोबेल प्राइज का जो लेने ट्रम्प आ जाए उसको लेने, तो एक मतलब एक बहुत क्लेवर तरीके से कि हम कैसे इसको कह भी दे, उसको नोबेल मिल भी जाए और यूएस एड भी बच जाए, ताकि दुनिया में भूखमरी और कुछ लोगों की तकलीफें कम हो। तो बहुत शुक्रिया इस बहुत लंबी बातचीत के लिए नंदिनी जी और लता जी। सलीम, हम लोग आगे भी बात करेंगे कोलंबस के भारत में को लेकर। मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि वो एक आदमी, एक मेरे ख्याल से 2-4 दिनों के लिए कभी के लिए गए थे वहां पे, पर उन्होंने सालों जारी रखा अपना कॉलम,
और ये प्री इंटरनेट दिन में तो मुझे लगता था कहाँ से जाके उतना वो निकालते होंगे कि अमेरिका के बारे में जानकारियां और उसको वो लेकर वहां पे आते थे। तो बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इस कार्यक्रम को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा भी करिए। बहुत शुक्रिया फिर से लता, नंदिनी, सलीम, नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।